पिक्चर चालू करो बे। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे रवनीत बिट्टू खड़े हैं और पीछे ही राहुल गांधी हैं, जगदम्बिका पीछे ही रहेंगे और वो पीछे ही रहेंगे। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जरा इस स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखिए। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ना तो कोई आईटी सेल का बनाया हुआ वीडियो है। ये यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा गया है और वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, इस पर थोड़ा गौर फरमाना। अगर आप डेटा सेट 9 और 10 को ध्यान से देखेंगे, एक नाम बार बार आ रहा है और वो नाम है राहुल गांधी का। कहीं लिखा गया है होपलेस अमेच्योर, और कहीं कहा गया है पोरली एडवाइस, नो मीडिया स्किल, और कहीं फैमिली इनहेरिटेंस के अलावा सीवी में कुछ भी नहीं है राहुल गांधी के बारे में। थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये आरोप ना तो बीजेपी ना तो उनके आईटी सेल ने लगाया है, ये आरोप किसी न्यूज चैनल मीडिया ने नहीं लगाया है, ये आरोप अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल वेबसाइट ने लगाया है, वो भी खुले आम। सोचिए, असफल, अयोग्य, अमेच्योर जैसे शब्द अगर ये भारत से नहीं कहे जा रहे हैं और किसी अमेरिका के ऑफिशियल वेबसाइट के दस्तावेज पर रिकॉर्ड है, वो भी राहुल गांधी के बारे में, तो ये राजनीति नहीं है, ये एक नेशनल शेम कहा जा सकता है इसे। सच कड़वा होता है, लेकिन जो दस्तावेज है हमेशा सही बोलते हैं और सत्य का प्रकाश को कोई नहीं दबा सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि फैक्ट्स को दबाया जा ना सके। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है।
बॉलीवुड वालों पर थूकने का एक रीजन देता हूँ, वीडियो एंड तक देखना। दिल्ली से 800 लोग गायब हो गए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने बता दिया। आप डर गए, मैं डर गया, सब डर गए। ये कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है, ये कैलकुलेटेड पीआर केस स्टडी है जिसमें आपके डर को वेपन बनाया गया। पैटर्न को एनालिटिकली समझो। शुरुआत होती है मुंबई से। अचानक सोशल मीडिया पर मिसिंग किड्स के मैसेजेस वायरल होते हैं। प्लान ये था कि पैनिक क्रिएट हो, लेकिन मुंबई पुलिस ने गेम बिगाड़ दिया। उन्होंने इमीडिएटली क्लैरिफाई किया ये फेक न्यूज है और अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया। जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड से काम नहीं बना तो पीआर टीम ने गेम लेवल अप किया। उन्होंने सोचा अब हमें ऑथेंटिसिटी चाहिए, इसलिए फोकस शिफ्ट हुआ दिल्ली पर। अचानक बड़े मीडिया हाउसेस, चाहे वो टीवी हो या प्रिंट, सब ने एक ही हेडलाइन छापी, 800 मिसिंग इन 15 डेज। अगर ध्यान से देखें तो इन सभी आर्टिकल का सोर्स एक ही था, पीटीआई। अब पीटीआई में आर्टिकल्स कैसे छपते हैं, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, जिनको पता है उनको पता है। लेकिन इस सोर्स की वजह से खबर लेजिट लगने लगी और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बिना वेरीफाई किए इस बहकावे में आ गए। रियलिटी क्या थी? दिल्ली पुलिस ने बाद में क्लियर किया कि नंबर्स हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से नॉर्मल है, कोई अचानक सर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि डेटा रियल है, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के उसे सेंसेशनलाइज किया गया है। अब सवाल उठता है इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर एक मूवी का ट्रेलर और प्रमोशनल साइकिल शुरू हुआ, मर्दानी 3। मूवी का प्लॉट क्या है? मास मिसिंग गर्ल्स। मूवी का टोन क्या है? सिस्टमैटिक फेलियर और पब्लिक पैनिक। कोइंसिडेंस देखो, 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है सबकी लिस्ट निकाल। न्यूज में भी वही मिसिंग गर्ल्स का डर और ट्रेलर में भी वही टॉपिक। ये एक चीप मार्केटिंग टैक्टिक थी जहां पब्लिक फियर को यूज किया गया ताकि मूवी की टिकट बिके। बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लग रहा था वो समाज सेवा कर रहे हैं, पर असलियत में वो एक फिल्म की फ्री मार्केटिंग कर रहे थे। बॉलीवुड वाले इस लेवल पर गिर चुके हैं कि पब्लिक को डराकर एक फिल्म हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो सबके साथ शेयर करना जिन्होंने भी 800 वाली खबर शेयर की थी। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968, मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। ये रवि नहीं आता है। आपने कहा कि हमने 12 दिसंबर 2024 को 1000 रुपए की स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अनाउंस कब किया था केजरीवाल जी ने? मार्च 2024 में, जब आपने 2700 करोड़ 2714 करोड़ का बजटरी प्रोविजन किया था। मार्च से लेकर दिसंबर तक इतना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था लोकसभा का। आपको एक नोटिफिकेशन कैबिनेट का पारित कराने में लग गए। और पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पे तो कोई एलजी नहीं, वहां पे कोई मोदी नहीं, कुछ नहीं है। वहां पे आपने 2022 में यही वादा करके आप सत्ता में आए। 2022 में जो वादा किया 3000 रुपए प्रति अनएम्प्लॉयड को और 1000 रुपए प्रति महिला को, कितनों को दिया उसका जवाब? सवाल नहीं सुनना चाहते? अरे सर, सुनने की हिम्मत आपको भी रखनी पड़ेगी। आप तो डर के भाग रहे, चैनल पे दबाव डाले। सुनने की हिम्मत है तो बोलिए पंजाब में कब होगा। उनकी आदत है बोलना, 5 मिनट बोलते रहे। सुनिए संजय सिंह जी, संजय सिंह जी सुन लीजिए, अब आपको सुनना भी पड़ेगा। आपने लंबा बोला है, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आपके प्रवक्ताओं की हरकत है, आपकी नहीं, आप सांसद है। सुनिए, मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा माननीय सांसद जी। पंजाब में 2022 में लागू करने का वादा आपने डे 1 से किया था। आपने बोला था क्या 2 साल में हम पहले ये करेंगे, फिर मूड आएगा तब करेंगे। ये संगम सिनेमा के बाहर का समय नहीं है। ये पंजाब में आपने गारंटी दी थी कि प्रथम दिन से महिलाओं को देंगे। आप बताइए कि पहले दिन से लागू क्यों नहीं है वहां पे? अभी यहां पर भी मूड बदल जाएगा आपका, तो कब लागू करेंगे आप? हाँ नहीं, बताइए ना, झूठ कह रहे हैं भाई। सामान्य तरीके से सवाल पूछ रहे हो। अरे सामान्य तरीके से पूछ रहा हूं। पंजाब में बोला था 2 साल करेंगे, सांसद आपके पास जवाब नहीं है। और मैं अपना प्रवक्ता आपको पूरे सरेआम आपका कितने पक्के मकान बनाए? खाली के अलावा कुछ नहीं। 5 करोड़ बने, 2.5 करोड़ डिलीवर है और 2.5 करोड़ डिलीवर हो रहे हैं। बोलिए, यमुना किसने बोला था? 500 नए स्कूल किसने बोला था? 24 नए अस्पताल किसने बोला था? 30 नई यूनिवर्सिटी किसने? देखिए, हर पार्टी जो है चुनाव से पहले अपनी गारंटी देती है। अब वो गारंटी है या कोई उसे? अरविंद केजरीवाल, द आम आदमी पार्टी कन्वीनर, दिल्ली चीफ। हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मानी सर प्लीज, ओके, कल्याण जी, कल्याण जी, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। गजब टू विवाद आदमी।
ये कांग्रेस पार्टी और मियाँ एक ही है। अभी कांग्रेस को जो कुछ वोट मिलेगा मियाँ से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। थैंक यू। स्पेशल रिवीजन हो रहा है, सुना के बाद यहाँ भी एसआईआर होगा और यहाँ का एसआईआर तो बड़ा लंबा चौड़ा एसआईआर होगा और बहुत अच्छा से किया जाएगा। हम तो सुना आयोग को बोला था अभी भी कीजिए, लेकिन एनआरसी पब्लिकेशन नहीं होने का कारण उन्होंने एसआईआर किया, एसआईआर नहीं किया। हम तो स्वागत करता हूं एसआईआर का, अगर करना चाहे तो। मेरे पीछे जो आप ये काठमांडू का म्यूजियम देख रहे हैं, इस पर चाइना एड के होर्डिंग्स टंगे हुए हैं। 2015 में अर्थक्वेक की वजह से नेपाल में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके बाद चाइना ने मल्टीपल टाइप की एड्स नेपाल को प्रोवाइड करी थी और कुछ स्पॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट और रेनोवेट भी कराया था और वहां पर ये चाइना एड का होर्डिंग टांग दिया था और वहीं से शुरू हुई थी चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। पहले 2015 में नेपाल को $483 मिलियन का एड प्रोवाइड किया, फिर 2017 में नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर लिया, फिर एड को किया टाटा बाय बाय और लोन देना शुरू कर दिया। अब देखिए नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने फंड किया हुआ है। चाइनीज एक्सिम बैंक ने $215 मिलियन का लोन नेपाल को दिया हुआ है। अब ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कैसे है वो समझिए। जहां पर वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या बाकी जो बैंक है वो 0.25% से 0.75% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वहीं ये चाइनीज एक्सिम बैंक नेपाल से 2% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। जहां पर बाकी जो बैंक्स है उनका रीपेमेंट टाइम 40 साल होता है, वहां पर इस चाइनीज एक्सिम बैंक का रीपेमेंट टाइम 15 से 20 साल है। अब पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, नेपाल को लोन चुकाने में प्रॉब्लम हो रही है। चाइना से मल्टीपल टाइम्स नेपाल रिक्वेस्ट कर चुका है कि प्लीज आप लोन को ग्रांट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन चाइना कॉन्टिन्यूसली इग्नोर कर रहा है, क्योंकि चाइना तो चाहता ही ये था कि नेपाल लोन रीपे ना कर पाए। 2005 से 2015 के बीच में श्रीलंका का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना था। 2022 श्रीलंका प्रोटेस्ट आपको याद ही होगा, श्रीलंका को चाइना ने ट्रैप में फंसाया हुआ है। नेपाल का भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई चाइना ही। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़ करके कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है।
हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे।